बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त किया होगा। कुछ ख़बरें हमारे पास आज अच्छी नहीं हैं। कोशिश हमारी हमेशा यही होती है कि हम कुछ अच्छे से प्रोग्राम का आगाज़ करें, तो चलें अच्छे से कर ही लेते हैं। कल बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया गया, जो हम 2-3 दिन से ट्रैफिक मसाइल का शिकार थे, तो जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं वो लाहौरियों के लिए एक्चुअली मसीहा बने हैं। जिस तरह से हमने मैच की वजह से ट्रैफिक जैम देखी, तो उनकी जानिब से इस चीज़ का नोटिस लिया गया और फिर बाकायदा तौर पर तलबी के अहकाम जारी किए गए CTO को, DIG ऑपरेशन को और इसके साथ साथ CEO PCB को, और उसके बाद अब होम सेक्रेटरी को भी तलब किया गया। अलबत्ता उन्होंने कल ये ज़रूर कहा कि मैचेस के लिए, और वो भी इस लेवल के मैचेस के लिए, आप इस तरह से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन नहीं बना सकते हैं। एम्बुलेंसेज जो हैं वो ट्रैफिक जैम में जो है मुसलसल फंसी रही। खैर, ये एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है और अब वो जो हमने पहले वाला देखा था कि जी मुकम्मल तौर पर रूट को क्लियर कर दिया जाता था, और अब उन्होंने जी बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि शहरियों को परेशान नहीं किया जाएगा। तो आई होप अब आगे आने वाले मैचेस में कुछ हमारे सड़कों के हालात हमें बेहतर नज़र आएंगे और हमें ट्रैफिक जैम के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा खुद भी अपने आप को थोड़ा वो काम कीजिए, लड़ाई झगड़े कम कीजिए। ज़रा सा कोई पास से गुजर जाता है तो लोग लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, मुझे एकदम से याद आए, जो गुस्सा आ जाता है, आप जहनी इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत मुतासिर होती है। हमने आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करनी है। ऑल्दो ये दिन कल मनाया जाना है, लेकिन क्योंकि कल संडे है और जहनी मसाइल, छोटी छोटी परेशानियां इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि ये आपको मेंटल हेल्थ इलनेस की तरफ ले जाती है। इसलिए हमने समझा कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो इसको आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आगे चल के प्रोग्राम में हमने इसको भी डिस्कस करना है कि किस तरह से छोटे छोटे मसाइल, छोटी छोटी परेशानियाँ आपके दिमागी सेहत को मुतासर करती हैं और आप अल्लाह ताला रहम करे किसी बड़े मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे चल के ज़रूर हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम कैसा है। हम चलते हैं मायदा की तरफ, जो कि इस वक्त बाहर मौजूद है। जी मायदा, बताइए मौसम इस वक्त कैसा है, और वीकेंड है जी, कल संडे है, तो कैसा रहेगा मौसम कल के हवाले से? आज पूरा दिन क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करें लाहौर के मौसम की, तो लाहौर को आज सूरज ने जो है सुबह सवेरे ही आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आज दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और धूप और हबस और गर्मी की शिद्दत भी देखने में नज़र आ रही है। बात करें अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है आज वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज जो है पहले की निस्बत जो है मौसम में थोड़ी सी हबस और तपश भी महसूस की जा रही है। पहले जो था सुबह सवेरे जो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता था, लेकिन आज जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ आ रहा है, लेकिन धूप जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही, उसी तरह से अपनी तपश दिखा रही है। और इसके साथ अगर बात करें कम से कम दर्जा हरारत की, तो जो कम अज़ कम रिकॉर्ड किया गया है दर्जा हरारत वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ हवा की नमी का तनासुब जो रिकॉर्ड किया गया है वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आइंदा हफ्ते में भी जो है बारिश की दूर दूर तक पेशगोई नहीं की गई है, तो इसके साथ जो है मौसम फ़िलहाल गर्म ही रहेगा। जी मायदा, थैंक यू सो मच, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। तो जी मौसम जो है वो कदरे बेहतर रहेगा और हम देख रहे हैं मौसम तब्दीली की तरफ जा भी रहा है। इसकी पहली खबर, महंगाई के मारे आवाम को झटके पर झटका, बिजली 1.95 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। लेस्को ने बिजली की लोड शेडिंग पर दोहरा मयार अपना लिया, शहर के पोश इलाकों को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया। तामीराती मटीरियल महंगा, मंसूबों की लागत में 14% इजाफा। और इसके बाद महकमा खुराक और मिल्स मालिकान की चालाकियां क्या हैं, वो भी आज के शो में आपको बताएंगे।
मुझे सिर्फ ये बता दें, आज के दौर में चालाक कौन नहीं है, सभी लोग बहुत चालाक हैं, और फिर ये चालाकियाँ जो आवाम के साथ की जा रही हैं ये पता नहीं कब ख़त्म होने वाली हैं। हम अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चालाक नहीं लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं, कल कौन सा दिन मनाया जा रहा है? कल मेंटल हेल्थ का। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के मेंटल टेस्ट करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। ये दिन मनाने का मकसद क्या होता है कि लोगों को बताना कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या तो आप टेस्ट करा लें। अच्छा। या फिर उन लोगों को पॉइंट आउट करना, या फिर साइकेट्रिस्ट भी आज हमने वैसे बुलाए हैं। अच्छा, उनसे भी ज़रा पूछ लीजिएगा कि अगर जो बड़े लोग हैं उनका किस तरीके से, अगर वो आप प्रोग्राम के स्टार्ट में अभी हमने स्टार्ट करना सर, मैंने तो कोई बात ही नहीं की है। मैं तो देखे ना, कल मेंटल हेल्थ का डे मनाया जा रहा। आपने इब्तिदा यहीं से की थी कि छोटी छोटी परेशानियों से बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं, अगर बड़े मसाइल जो हैं जिन लोगों के मेंटल टेस्ट होने चाहिए उनके क्यों नहीं हो रहे हैं आखिर, ताकि हमें मालूम हो ये महंगाई क्यों हो रही है। हाँ। बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं, बाहर जो है वो गोश्त महंगा क्यों हो रहा है, अशाए खुरोनोश क्यों महंगी हो रही है, कोई हमें तो पता लगे। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा, बाद में आपने चीनी के 9 दाने कम किए कि नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए। क्यों? मैं चीनी पी नहीं रही भाई। अच्छा चलो, ये तो बहुत देखे जबरदस्त। और आटे के 90 नवालों में से आपने 10 नवाले कम किए। अब ये लॉजिक क्या है, मुझे समझा दें। आप तो सारा कुछ खाना बंद भाई, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप चीनी के 9 दाने 50 में से कम कर देंगे और 100 नवालों के अंदर से 9 कब हुई है, ये सजेशंस कब दी? हॉल वाला कुव्वत, कैसी बात कर रही हैं, आपको पता ही नहीं है? मैंने ये नहीं सुना था वैसे। ओहो, यानी बहुत अहम भाई, गवर्नमेंट ने ये मशवरा दिया है आवाम को। गवर्नमेंट के एक अहम मिनिस्टर ने ये मशवरा दिया। अच्छा, उसने तो दिया। इससे पहले हमारे साबिक वजीर आज़म जो हैं, जो इस वक्त जलावतन भी हैं, जलावतन कहेंगे पता नहीं, जो भी कहेंगे, नवाज शरीफ साहब भी इस तरह के मशवरे दे चुके हैं। हाँ। जब हमने धमाका किया था ना, तो उस वक्त उन्होंने भी ये मशवरा दिया था कि कौम तैयार हो जाए एक वक्त की रोटी खाने के लिए। उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता आया, अब ये सिलसिला तब्दीली तक पहुंच गया। तो देखें, अगर आपने नहीं कम किए ना तो आप कर दें, नहीं तो मेरा ख्याल है कोई ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कि अगर आपने ये 9 दाने चीनी के कम ना किए और 10 नवाले कम ना किए तो महंगाई के जिम्मेदार आप होंगे। बस यही चीजें रह गई अब लेकर आने वाली, अपनी जान छुड़ाने के लिए आप ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ले आए, वो एक अलग बात है। खैर, मैं आपको ये बताती चलूँ, ये जो हमारी आज की तमाम खबरें हैं ना, और जो हमने टॉपिक आगे जाकर डिस्कस करना है वो इन सब चीज़ों से जुड़ा है। बट साहब, हमने ज़हनी तनाव की बात की, परेशानियों की बात की, घरेलू झगड़ों की बात की। इसके बाद किसी इंसान का मेंटल लेवल जो है रिलैक्स नहीं रहता, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं, हर कोई परेशान हो जाता है। खैर, आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए परेशानी पे परेशानी, बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। 1.95 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी की गई है। इकट्ठा 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपये महंगा करके आवाम की जान छोड़े। हर रोज 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, क्या किया जा रहा है? बट साहब, माफी दे रहे हो, तुसी कह रहे हो करना तो है। आप 10 दिन 1-1 रुपए, 2-2 रुपए इजाफा करते रहेंगे, कौन सी आप आवाम पे आपने एक ही दफा टोका चला दी, ये टोका बार बार चलेगा। देखें, आपने अगर इकट्ठा भी करवा दिया ना इजाफा, मैं आपको बताऊं, फिर भी होगा। क्यों हम गरीब आवाम की जो थोड़ी बहुत गले के ये बिल्कुल यहाँ पे आके सांस अटकी हुई है, बेचारा यूं यूं करके ले रहा है, आप क्यों निकालने में तुली हुई? थोड़ा सा सांस, इतना सा सांस आ रहा है उस बेचारे को, आने दें, खुदा के लिए आने दें, ये वापस ले लें अल्फाज। नहीं तो गवर्नमेंट को अगर आपके कानों में, उनके कानों में ये सजेशन पड़ गई ना, तो उन्होंने यही करना है, 5 रुपए बढ़ा देंगे और फिर 15 दिन बाद जो है वो 3 रुपए फिर बढ़ा देंगे। ना करें ऐसे। देखें, मेंटल हेल्थ की जो आप बात कर रही हैं वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये झटके जो उनसे है ना, ये झटके ये लगने हैं आपको। अभी मज़ीद 2.5 साल 2 साल बाकी हैं, ये झटके अभी आपने बर्दाश्त करने हैं, इसको आदत आप डाल लें। मुझे नहीं समझ आ रही हुकूमत अपने आने वाले वक्त के लिए क्या प्लानिंग कर रही है। या तो उनको पता है बहुत अच्छी तरह के वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, आवाम के साथ जो भी सलूक कर लेंगे वो यहाँ के यहाँ मौजूद हैं। पेट्रोल भी महंगा कर लें, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। बिजली महंगी कर लें, कोई कुछ नहीं कह सकता। 2 वक्त का खाना भी आवाम पे तंग कर दें तो वो अपनी सीट पे ही विराजमान। देखिए, ये तो उनकी अप्रोच और सोच जो है वो बिल्कुल ठीक है कि उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है,
क्योंकि अवाम ने तो कुछ नहीं कहना। अवाम ने अगर कुछ कहना है ना तो उसने अपने घर में अपने बाल बच्चों को कहना है, या तो उसको उसने ज़िबा कर देना है या गोली मार देनी है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, हर रोज़ ये जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस पे हर रोज़ हर टीवी चैनल पे अवाम का रिएक्शन जो है वो दिखाया जाता है। हर तरह से मुख्तलिफ शहरों में लोग जो है वो बेचारे कुछ ना कुछ कहते नज़र आते हैं, परेशानी का इजहार करते नज़र आते हैं, किसी का ज़मीर नहीं जागता। भाई बात यह है कि देखिए, कौम को लीड करता है लीडर। आपके पास इस वक्त कोई लीडर है, आप मुझे बता दें, कोई ज़रा नज़र दौड़ा लें, कोई आपको लीडरशिप नज़र आती है जो आवाम को इकट्ठा करके सड़क पर ले आए या इसके ऊपर कोई बात कर ले। कोई आप ज़रा नज़रें घुमा लें, कहीं इधर उधर देख लें, कोई शायद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कोई जमात इस्लामी, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब, कोई आपको किसी अपनी साइड पर नज़र आता है? बिल्कुल नहीं नज़र आएगा आपको। देखिए, कौमों को लीड करने के लिए जो क़यादत है, उस क़यादत का हमारे पास फुकदान है, जिस वजह से जो जितने शहरी हैं, जितनी आवाम है, वो बेचारी शूतर बेमहार की तरह कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। वो उसका गुस्सा कहाँ पे उतर रहा है? उसका गुस्सा उतर रहा है अपनी फैमिली के ऊपर, जो मैंने बात की। महंगाई की वजह से घरों के अंदर तनाव है, बिजली के बिल आपने देने ही देने हैं, रोटी का नवाला आपने खुद भी खाना है, अपने बच्चों को भी खिलाना है। नई परेशानी है तो बड़े बड़े महलों के अंदर जो वुज़रा के हाउसेज़ हैं उनके अंदर नहीं है। जो वुज़रा आपको ये मशवरा दे रहे हो कि जी 9 दाने कम कर दें और 8 नवाले जो है वो आटे के आप कम कर दें, जो ये कहें कि जी गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल तो उसके अंदर पड़ेगा, ज़्यादा पेट्रोल पड़ेगा तो आवाम तरक्की करेगी तो महंगाई तो होगी। यार लानत है ऐसे हुक्मरानों के ऊपर। अच्छा भट्ट साहब, हम अगर स्पेसिफिकली बिजली की कीमतों की बात कर लें तो अब तो इस्तेमाल व तलब और रसद वाला सिलसिला भी खातिर खा कम हो गया है, क्योंकि मौसम जैसे जैसे तब्दील होता जा रहा है। तो नॉर्मली हम ये देखते थे सर्दियों में बिजली के बिल कम आना शुरू हो जाते थे। अब ये जो एडजस्टमेंट के चक्कर में आपको सर्दियों में भी बिल ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे, वो समझ से बाहर है। पहले गैस के बिल इतने ज़्यादा भरें और उसके बाद बिजली की कीमतों में भी आए रोज़ का इजाफा। सर, जब आप IMF के साथ MOU करेंगे, मुआहदे करेंगे, सिग्नेचर्स करेंगे, तो फिर ये बिजली के बिल तो बढ़ेंगे ना। देखें ना, फिर एडजस्टमेंट तो होगी ना। जब हुकूमत की IMF के साथ एडजस्टमेंट है तो फिर इस एडजस्टमेंट को पूरा तो करना ना। एक आवाम ही नहीं कहीं एडजस्ट हो पा रही, बाकी तो सब चीजें आवाम कैसे एडजस्ट होगी? आप मुझे बताएं, नफ्सा नफसी का आलम है, हर बंदे को यही पड़ी हुई है कि वो अपने आप को पूरा कर ले। उसकी बुनियादी वजह यही है, किसी का भी घर का खर्च जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर पूरा हो रहा है तो इन लोगों का हो रहा है जो हमें ये मशवरे दे रहे हैं कि जी 9 दाने कम कर दें चीनी के और आटे के नवाले इतने कम कर दें। देखें, वो मेरा ख्याल है ये वही लोग हैं जिनकी गाड़ियों में से शहद की बोतलें बरामद होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहद ने सारा दिन मेहनत करनी है और उसको आप ये मशवरे दे रहे हैं ना कि आप इतने नवाले कम कर दें और इतने दाने चीनी के कम कर दें। उदारा कोई, क्योंकि उसके जो नवाले और जो दाने हैं ना वो तो अवाम के पैसों से आ रहे हैं। क्या कभी इन्होंने ये कहा है, जो ये सारे मशवरे दे रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, क्या इन्होंने कभी ये कहा है कि हमारी तनख्वाह 1 लाख रुपए आप ऐसे करें 90,000 रुपए कम कर दें, हम 10,000 रुपए पे गुजारा करें? ये आपने जरा सही पॉइंट उठाया है। उनको इस चीज से कोई देखे ना, यहाँ तो ऐलान करें कि मैं आज से मैं भी चीनी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं जहाँ पे मैं 2 स्लाइस खाता हूँ, मेरे घर फोन करके पूछ ले, मैंने तो भाई इस मशवरे के बाद 1 स्लाइस कर दिया है ताकि मेरे घर में तो महंगाई कम हो। ये भी ऐलान करें कि भाई मेरी तनख्वाह अगर महंगाई कर दी, आपने क्या दूसरा स्लाइस भी खाना छोड़ दिया? सर मैंने छोड़ दिया ना भाई, मेरी एक डबल रोटी है ना, जान पे जुल्म करे, पूरा दिन काम करना होता है। मेरी बात सुने, मेरे घर में एक डबल रोटी आएगी ना, जहाँ पे वो 4 दिन चलती है, अब वो मैं 1 स्लाइस खाऊंगा तो वो कम से कम 1 हफ्ता तो चलेगी ना। सब महंगाई नहीं रुकनी है, आप कितना कम करना शुरू कर देंगे। खैर, हमने अभी एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाना है और इसके बाद हम अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। वजीर आला से बात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से आप तक खबर हम पहुंचाते चले। वजीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी। चलें जी, बिजली महंगी हुई, वो तो कड़वा घूंट किसी भी तरह से लोगों ने भरना ही भरना है। आप और भी महंगी कर लेंगे, लोग मजबूर हैं बिजली इस्तेमाल करने पर और इस मजबूरी का फायदा जितना उठाया जा सकता उठाया जा रहा है। लेकिन ये जो दोहरा मेयार है कि पोश इलाकों में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी और बेचारे लोग जो दूसरे इलाकों में रह रहे हैं उन बेचारों की किस्मत है कि जी वो गरीब हैं, वो पोश इलाकों में घर नहीं ले सकते, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा, भारी भरकम बिल भी देने पड़ेंगे। अब ये क्या मंतक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात करने लगे थे जी लेस्को के दोहरे मेयार की। अच्छा, बहुत गुस्सा आता है इस तरह कभी हो रहा हो कि आप बिल भी दे रहे हैं और अच्छी खासी आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है, बट सब गुस्सा आया कभी आपको किसी बात पर बहुत एक्सट्रीम लेवल का? कभी बाहर जाके उसे असाइनमेंट डेस्क तो पूछना मेरे बारे फिर तब दसेंगे। आपको कैसे पता है कि असाइनमेंट डेस्क पे जो लोग बैठते हैं वो आपको इतनी अच्छी तरह जानते हैं भाई, और आपके गुस्से का? देखें, हाजी आमिर रजा साहब तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जानते हैं। अच्छा आयशा, आपने वो मिसाल सुनी होगी कि दिल को दिल से राह होती है। बात कहाँ से शुरू हुई थी, भट्ट साहब ने ख़त्म भी वहीं पर कर दी है। तो ये गुस्से वाला सवाल भी आमिर भाई की तरफ से आया था और उसका जवाब देख लें। देखे, मुझे पता था कि जवाब भी देख लें, वहीं तक पहुंच गया। तो आमिर भाई अगर देख रहे हैं तो उनका जवाब भी मिल नहीं। वैसे ऑन सीरियस नोट, किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? ये समझ ले मैं हर वक्त गुस्से में ही रहता हूँ। इसकी क्या खास वजह? बट साहब सेहत खराब होती है, मत किया कीजिए। मैं आपको लग रहा हूँ बल्कि मैं पहले से ज्यादा मोटा हो गया हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, कसम से नहीं। ये स्ट्रेस आपको ना वाकई परेशान स्ट्रेस होता है, इसमें कोई क्या काम का स्ट्रेस लेते हैं आप इसलिए गुस्से में रहते हैं? नहीं, काम का स्ट्रेस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना उसके अंदर स्ट्रेस ही है। मेरा इशू ये है हमारी फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आपने जिस टाइम का काम है उसी टाइम कंप्लीट करना। उसको 2 मिनट भी लेट किया तो बस आपके लिए परेशान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। काम का स्ट्रेस भी है। देखिए और बहुत सारे मसाइल भी हैं, जिस तरह जो ज़हनी तनाव वाली कैफियत है वो इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी अपनी ज़हनी तनाव जो है वो हर वक्त महसूस होता है, लेकिन उसको जो है कम करने के 2-3 तरीके हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, एक तो सबसे अच्छा तरीका, जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है नमाज। बिल्कुल, आप वो सबसे बेहतरीन तरीका है। बस दिली सुकून मैं आपको बताऊं, वो बड़ा सुकून मिल जाता है उससे। दूसरा तरीका ये है कि जो अमूमन दुनिया के अंदर लोग अपनाते हैं कि जनाब लाइट सा म्यूज़िक सुन लें, आपका ज़हनी तनाव डेफिनेटली आप उस पर वक्ती तौर पर उस परेशानी से निकलते हैं। अच्छा, मैं कहने लगी थी आप अकेले वैसे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं तो वो भी आपको पर पेट्रोल कोई शक इतना नहीं, महंगा कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। देखिए जिसने जाना ना वो जाता है। आप मुझे बताइए इतनी महंगाई हो गई है, क्या लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ दी हैं? वो बात फिर वही वो तब्दीली सरकार वो सही कहते हैं, वो एक जगह पे सही कहते हैं। खबर पे आ जाएं। हाजी साहब ने सवाल करवा लिया। आप ये देखें, मैं पहुंच गया था कि सवाल किधर से आया होगा। हाजी साहब ना तो मैनू आयशा ने दसिया तो ना मैनू अना साहिबा ने दसिया कि सवाल तुसी करवाया सी, लेकिन वेख लो फिर मैंने तो कहा दिल को दिल से राह होती है। खैर, अब ये जो आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है जी, पोश एरिया में लोड शेडिंग फ्री इनको करार दिया जाएगा, मुज़ाफ़ात में 8 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। क्या मंतक है ये? भट्ट साहब मुझे समझा दे जरा। कोई मंतक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने ओवरहेड ब्रिज बनाना है, आपने पोश इलाकों के अंदर बनाना, आपने सड़कें बनानी है, आपने पोश इलाकों के अंदर बनानी है, क्योंकि वहाँ पे हकीकी मायनों के अंदर इंसान बसते हैं। वहाँ से पोश इलाकों से निकल के आप इस साइड पर आ जाएं तो आपको यहाँ पे इंसान नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको भेड़ बकरियाँ मिलेंगी, जिसको वो सोटी के साथ वो मुझे वो कैमरामैन कह रहा था कि भट्ट साहब आप फाड़ लो सोटी आज। वो सोटी के साथ, डंडे के साथ जिधर मर्जी आप हाँक दें। ये सारी अवाम ऐसी है जिसको जिधर मर्जी हाँकने, कोई इधर को लेके जा रहा है, कोई इधर को लेके जा रहा है, कोई मंतक नहीं है। देखें, चूंकि वहां पे लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए भाई वहाँ पे अगर आप बंद करेंगे, वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। आप खुदा का खौफ खाएं, वो लोग तो जनरेटर भी अफोर्ड कर लेते हैं, वो लोग तो यूपीएस भी जो है महंगे अफोर्ड कर लेते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर आपने 8 घंटे की लोड शेडिंग। नहीं, हम भी कर सकते हैं अफोर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, हमने जिस तरीके से महंगाई कर दी है, हम 10 रुपये वाली चीज़ जो सी है वो 100 रुपये में 200 रुपये में बेच रहे हैं। हम क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। बस ये है कि अपने आप को, अपने ज़मीर को मार लें, अपने बच्चों को हराम खिलाना शुरू कर दें। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, किसी को भी हराम जो है वो ना मिले। लेकिन गवर्नमेंट लोगों को मजबूर कर रही है कि वो हराम खाएं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, दुकानों के अंदर, किसी जगह पे चले जाए, आप मुझे बताएं क्या सूरत हाल है। 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए में, 200 रुपए में मिल रही है ना। बिजली जो सी है, बिजली का बिल जो कोई गरीब बेचारा खा नहीं सकता, महंगा है। बिजली का बिल जो पूरा भर रहा है, आप उसको बिजली नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बिजली का बिल नहीं भर रहा, आप उसको बिजली कह रहे हैं कि ठाई का लाई जा।
कोई मंतक नहीं है। सिर्फ ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि इस तरफ के लोग जो उनसे हैं वो इंसान और लाइन के इस तरफ के लोग जो उनसे हैं वो भेड़ बकरियां हैं। बिल्कुल सिंपल बात है इसके ऊपर। अच्छा जी, आपके पास बिजली की पैदावार में एक कमी है, शहर के सरहदी इलाकों में 2 घंटे के बाद 1 घंटा। मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही। ठीक है, बिजली की कमी होगी, आपने उस कमी को पूरा भी करना है, आपका काम है, लेकिन ये कौन सी मंतक है कि आपने एक इलाके को, जो पोश इलाके आ रहे हैं सारे, उनको आपने लोड शेडिंग फ्री कह दिया है, और बाकी इलाके जो हैं वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किसी और ही दुनिया के लोग हैं, या उनको गर्मी नहीं लगती या उनको लाइट की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आप ये करें ना कि उनको बिल भी कंपैरेटिवली उनसे कम भेजें। देखिए तो समझ भी आए कुछ। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, हमने तो यहाँ पे, अगर आप देहाती इलाकों में चले जाए ना, यहाँ पे तो 2 घंटे की बात की ना, ये 2 घंटे से इलाका है देहाती इलाकों के अंदर आप चली जाएंगे, ये बिजली वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। टीवी स्क्रीन पर इसलिए नहीं आती कि हमारी अप्रोच नहीं होती। लोग जो उनसे, चूँकि देहातों के जो लोग हैं वो वहाँ के माहौल के अंदर रहने वाले हैं, उन्होंने तो 4 पहियाँ जो है रात को छतों के ऊपर डाल लेनी है, बाहर बिछा लेनी है, उन्होंने सो जाना है। शहरों के लोगों का ये मसला है कि वो अंदर नहीं सो सकते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी सर्दियों के अंदर जो लोग बिजली के ऊपर मुंतकिल होंगे, बिजली के हीटर इस्तेमाल करेंगे, हाँ हम उनको 6% या 7% जो है वो सब्सिडी देंगे, यानी कि रियायत देंगे, गैस का इस्तेमाल कम करेंगे। साथ हम ये भी कहते हैं हमारे पास बिजली वाफर है। भाई अगर बिजली वाफर ही है तो अभी मेरे मुंह से बड़ी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ निकलते रह जाना है। अगर बिजली वाफर है तो आप मुझे ये बताइए फिर आप ये लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? किस बात पे यकीन करेंगे? बिजली वाफर है, गंदुम वाफर है, मतलब जो चीज कही जाती है, शहद भी वाफर है आपके पास। तो आप हालात देखें कि क्या उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। सब चीजें वाफर होने के बावजूद आपको यू टर्न हर जगह पे लेते हुए नजर आता है, महंगाई हर जगह पर नजर आती है। ये हालात मुझे नहीं समझ आती बेहतर कब होंगे। ये हालात नहीं बेहतर होने, ये हालात नहीं बेहतर होने। देखें आपका रुपया जो है बकौल प्राइम मिनिस्टर के बहुत ऊपर गया, पता नहीं कितने गया, मैं तो खला दे भी लबने पे मैंने नजर नहीं आता पे, कोई दूरबीन लबड़ी पेगी, लेकिन वो ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गया है। आपकी अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है, कैसे महंगाई कम होगी आप मुझे बताएं। अब पेट्रोल की जो प्राइसेस आपने बढ़ाई हैं, उसके बाद आपने बिजली भी बढ़ा दी, आपका क्या ख्याल है ये कम होगी? कितने पैसे आप 30 पैसे 35 पैसे कम करके जो है वो हातम ताई की कब्र पे लात मार देंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ना। जो आप रिलीफ देते हैं उसके बाद फिर आप ढोल बजाते हैं, भंगड़े पा रहे होने। देखो जी, अच्छा जी, स्मार्ट वजीर आजम, स्मार्ट हुकूमत, हर चीज़ स्मार्ट है, हर चीज़ स्मार्ट है, पता नहीं क्या क्या चीज़ स्मार्ट है। सर ये ऐसा ही रहना है, ऐसा ही चलना है, ये हुकूमत जाए या अगली हुकूमत। अच्छा जी, न्यूज़ रूम से ना मुझे हमारे एक कलीग हैं, उन्होंने मैसेज ये भेजा है कि उनको 33,000 रुपया बिजली का बिल आया है, टैक्स जो है वो 9,000 रुपये आया है। आप अंदाजा कीजिए कि लोग किस तरह, पता नहीं उसकी तनख्वाह भी इतनी है या नहीं, अंदाजा लगा रहे 33,000 रुपया बिल। पता नहीं मेरे उस कुलीग की सैलरी भी इतनी बेचारे की है या नहीं। आपके लिए कितनी सैलरी स्ट्रक्चर हमारा किसी भी जगह पे नहीं है, यानी कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आप मुझे बताएं किसी भी सरकारी इदारे में या प्राइवेट इदारों में उस हिसाब से सैलरीज हैं? नहीं है। आप बच्चों की फीस देंगे, बिजली के बिल भरेंगे, घर का राशन लेके आएंगे, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिसकी तनख्वाह अगर 25,000 रुपया है और अगर उसको बिल ही 15,000 या 12,000 का आ जाए और उसके घर में AC भी ना लगाओ, आप मुझे बताएं वो क्या करेगा? अंदाजा करेंगे। वो करप्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा आप मुझे बताएं? वो यही करेगा ना। तो ये करप्शन को फरोग देना, करप्शन को खत्म नहीं किया जा रहा, करप्शन को फरोग दिया जा रहा है। जिस घर के अंदर बिजली का बिल, और मैं आपको बताऊं ये नॉर्मल ही है, मैंने अब अरसा हो गया किसी का सुना हो कि यार मेरा बिजली का बिल जोड़ा है ना वो कोई 1,000 रुपये या 2,000 रुपये आया हो। मुमकिन ही नहीं कोई ऐसा हो। खैर, आपने बिल भी देने हैं, आपने खाना भी खाना है, आपने ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें अद्वियात वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी शख्स के लिए अब गुजर बसर करना कितना मुश्किल है। मैं पोश इलाकों वाले लोगों की बात नहीं कर रही जिनको आपने लोड शेडिंग फ्री करार दिया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और मैं चाह रही थी कि हम कुछ टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लेकिन नहीं होने पा रहा। तामीराती मटेरियल की बात कर लेते हैं। मंसूबों की लागत इससे 14% जो है बढ़ जाएगी क्योंकि तामीराती मटेरियल महंगा हो गया है।
मैं अक्सर जब भी इससे जुड़ी कोई खबर डिस्कस करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में सभी लोगों का ख्वाब एक होता है कि अपना घर होना चाहिए। आपका घर जैसा सुकून आपको कहीं नहीं है। अब वो लोग जो कि सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पैसे जमा करते हैं कि उन्होंने अपना घर बनाना है और सारा दिन काम करके थक के अपने घर जाके अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारना है, उनके लिए एक घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? ना घर बनाना जो है, देखें इस हुकूमत के क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कसम खुदा की। मैं कहता हूँ किताब लिखने बैठेंगे ना जिस वक्त, तो एक नहीं मेरा ख्याल में उसके दो हिस्से तो कम से कम ज़रूर बन जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें इस हुकूमत के क्रेडिट पे हैं। इस हुकूमत ने ऐलान किया कि हम लोगों को पता नहीं कितने लाख घर बना के देंगे। जो घर बनाने थे वो पता नहीं किधर रह गया, वो तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, वो ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे, ज़रा 5 साल हो जाए फिर हम ढूंढेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ मिल जाए। देखिए साथ ही तामीराती मटेरियल कहाँ पे चला गया आपको पता लग जाएगा अगर आपने घर बनाना। मैंने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें मुझे पता लग गया कि जिस तरीके से मैंने घर बनाया ना, जिस बंदे ने वही जो आपने बात, जिस बंदे ने अपनी कमाई महफूज की हो कि यार मैं 20 लाख में 30 लाख में चल 2 कमरों का छत डाल के बैठ जाऊंगा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बना लूंगा, नहीं बना सकता। मैं आपको बताऊं, आपने घर बनाना है, अगर आपने 3 मरले के ऊपर भी घर बनाना है ना, तो कम से कम जो इस वक्त यानी कि मटेरियल समेत अगर आपने घर बनाना है, रहने के काबिल अगर आपने घर बनाना है, अपने आप को उसके अंदर घुसाना है, तो आपको 3 मरले का घर बनाने के लिए कम से कम 60 से 70 लाख रुपया चाहिए। लोहा आपका डे बाई डे महंगा हो रहा है, सरिया आपका, सीमेंट की बोरी जो है वो भी डे बाई डे आपकी महंगी हो रही है। उसके बाद आप रेत ले लें, उसके बाद बाकी आप वो मट्टी ले लें जिसको घसू भी कहते हैं आप, वो ये चीज़ें, यानी कि ये सारी चीज़ें वो चीज़ें जो घर के अंदर इस्तेमाल होनी है बनने के लिए अंदर, आप 10-12 लाख रुपए के अंदर एक कमरे की छत नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही एक छत नहीं डाल सकते। ये क्या है, किधर है, कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रही हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। हम तो मुतासिर होने वाले लोगों में शामिल हैं। कौन कर रहा है? ये यही कर रहे हैं ना। देखे ना, इनकी अपनी सोसाइटीज हैं, हुकूमत के अपने जितने अहम वज़रा हैं, मेरा मुंह खुल जाएगा यहाँ पे कि कितने वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटीज़ इसके बाद बनाई हैं, कितनी ज़मीनें जो हैं अपनी उसके अंदर शामिल की हैं, और ना सिर्फ ज़मीनें महंगी हुई हैं, तामीराती मटीरियल भी महंगा हो गया। किस गरीब ने घर बनाना, आप मुझे बताइए। अभी हाजी साहब कहेंगे गुस्से से क्यों आ जाना, आप मुझे बताएं गुस्से में बंदा आए या ना आए, क्यों ना आए यार, क्यों ना आए, कैसे बनाएगा आप मुझे बताएं। जो रेडी फरोश सारी ज़िंदगी रेडी लगा लगा के उसने 4 पैसे जमा किए कि मैं 3 मरले का घर बना लूं, मुझे बताएं वो 10-20 लाख 30 लाख जो उसने जमा किए कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा, बैंक से लोन लेगा। उसने घर बनाने के साथ साथ ये बिजली के बिल भी देने हैं अपने घर में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उसने अद्वियात अगर लेकर आनी है तो वो भी लेकर आनी है, 2 वक्त की रोटी भी पूरी करनी है, तो ये चीज़ें तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही ना। जिस प्राइम मिनिस्टर का घर का खर्चा, किचन का खर्चा उसका जो बाकी है वो कोई और चलाता है, जिस हुकूमत के वज़रा के बड़े बड़े घर हैं, मुझे बताएं कोई एक ऐसा, साहब हमें खर्चे भी खुद चलाने पड़ते हैं, काम भी खुद करना पड़ता है। कोई एक मिनिस्टर बता दें कि जिसके पास बड़ा घर ना हो, कोई एक मिनिस्टर आपके जहन में आता है? शहद की बोतलें वो गाड़ियों में लेके फिरते हैं। इसीलिए उनको आवाम की इन चीजों का ना अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि उनके पास घर भी है, अल्लाह की कसम इन लोगों भी है, उनके पास खाना बाहर से लेकर इन लोगों को किसी देहात के अंदर कहें, देहात के अंदर छोड़ दें, इनको कहें यार रंगमहल, शालम, ग्वाल मंडी, भाटी चौक, ये जो अंदरून शहर है, इसके अंदर किसी एक घर के अंदर एक रात गुजार के दिखा दे, सिर्फ एक रात किसी गरीब की। वाकई अंदाजा हो जाएगा कि लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। खैर, हमने ब्रेक के बाद डिस्कस करना है महकमा खुराक और मिल मालिकान अब चालाकियां क्या कर। आटा महंगा हुआ, आटा मार्केट में नायाब भी हुआ, और उसके बाद हमने रिकॉर्ड गंदम के दावे भी सुने, लेकिन अब महकमा खुराक और मिल मालिकान क्या चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और ख़बर यह है, सस्ते आटे के नाम पर गैर मेयारी आटे की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। बट साहब मेयारी मिल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या दूध मेयारी आला क्वालिटी का आवाम तक जो है वो पहुँच रहा है? क्या हम दालें सब्जियां बात कर लें तो वो आवाम तक मेयारी पहुँच रही हैं? ऑल्दो ये सब चीज़ें महंगी हैं,
फिर भी मयारी नहीं है, क्या कहेंगे आप? फिर सेहत किस तरह खराब नहीं होनी है? शहद मयारी मिल रहा है, वो भी आवाम नहीं खरीद सकती? नहीं, आवाम तो नहीं खरीद सकती, लेकिन देखें वो हमारे मिनिस्टर्स तो खरीद सकते हैं ना, जो अपनी गाड़ियों में रख के बोतलें, वो सब कुछ मयारी खरीद सकते हैं, वो सब मयारी खरीद सकते हैं, सब कुछ तो बस ठीक है ना। वो खरीद नहीं सकते, उनके घरों में आ जाता है सब कुछ बट साहब, उनको तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, उनको तो जाके बाजार चीजें ये भी आपकी बात ठीक है, वो क्रेटों में रख के सारी चीजों के पास पहुंच जाती हैं, सजी सजाई बनी बनाई, तो बस ठीक है ना। आप कौन लोग हैं? आप क्या भेड़ बकरियां? आपका क्या राइट है अच्छी चीज खाने का? देखें मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चाय भी मेरी ठंडी हो गई है। मैं असल में ना इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा, कम से कम चीज़ें खानी है स्मार्ट रहने के लिए, इसीलिए तो देखिए ना, आटा क्यों आप मयारी खाएंगे? क्यों खाना आपने रोटी? क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? वो कह तो रहे हैं जहाँ पे आप 100 में से 10 न वाले कम कर दें, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वही हैं। असल में मसला ये है कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। आपने जो सर ये चेक एंड बैलेंस रखने वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, तो शामिल है ना, साथ तो शामिल है। लेकिन उन्होंने अपना किचन चलाना या नहीं चलाना? बिल्कुल चलाना ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। आप लोगों का क्या है? आप लोग खा लेंगे ये धूल मट्टी, महंगाई, टेंशन, ये खा खू के आप जिंदा रह लेंगे, क्योंकि आप ढीठ हैं, शहरी ढीठ हैं, अवाम ढीठ है। उसने जिंदा रहना है, उसको जिंदा रहने का फन आता है, इन लोगों को जिंदा रहने का फन नहीं आता है। एक बात आपको बताऊं, ये गैर मेयारी चीजें खाने से थोड़ी सी इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो चुकी हुई है, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हम लोग ढीठ है, ये फायदा हुआ है, हम ढीठ हैं, हमारी कुव्वत इरादी मजबूत है। उनको ये मालूम है कि ये लोग हर तरह की सूरत हाल के अंदर जिंदा रहने का फन जानते हैं, ये जिंदा रह लेंगे। ये लोग जिंदा नहीं रह सकते, अगर इन लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये जिंदा नहीं रह सकते। अगर इनके घर के अंदर, इनके बैंकों के अंदर बड़े पैसे नहीं जाएंगे, इनके घर के किचन के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें नहीं जाएंगी, ये जिंदा नहीं रह सकते। मैंने इसलिए तो कहा। लेकिन बट साहब मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। 840 में फरोख्त होने वाला थैला अगर आप 1100 रुपए में ले रहे हैं और वो भी गैर मेयारी, तो इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं है। क्यों नहीं ये सोचते कि हमने अगले जहां भी जाना है और इस चीज का जवाब देना? चले सोचते नहीं, हकीकत है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि जी 10 अक्टूबर को आप सभी लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और ये सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला आज के दिन बनता चला जा रहा है। आज हम हर किसी को देख रहे हैं ज़हनी इस्तराब का शिकार है। छोटी छोटी परेशानी, छोटी छोटी टेंशन आपको कहाँ ले जाती है, आपकी ज़हनी सेहत किस हद तक मुतासर हो चुकी है, हम लोगों को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। ये जो एकदम से गुस्सा आ जाना है और हर किसी की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है, आपकी बात ज़रा सी नहीं मानी जाती तो आप गुस्से का इजहार करने लगते हैं और ये जब रूटीन बनती चली जाती है तो ये ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें लेके जाती हैं मेंटल हेल्थ इलनेस की तरफ, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता जी कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या फिर किसी बड़े के साथ बैठकर ये सब चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है जो कि आपको बताए कि आप किसी गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। ये छोटे छोटे रवैये हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ आपको ले जाती हैं। और जब हमने बात की माहिरीन से तो हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्हीं छोटे छोटे ज़हनी तनाव का शिकार हुए और आज हम देख रहे हैं कि जी वो बहुत सारी बड़ी परेशानियों का शिकार हो गए और फिर इसके बाद जिन्हें हम कहते हैं कि जी वो बिल्कुल ही अपनी ज़हनी सलाहियतें खो चुके थे और फिर उनको जी आप लेकर गए पागल खाने में जहाँ पर उनका इलाज मुआलजा भी किया जा रहा है। तो कुछ वहाँ के मनाजिर भी आपके साथ शेयर करते हैं, वहाँ पर माहिरीन किस तरह से उनका इलाज करते हैं ये भी शेयर करते हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट हमने बनाई है, आपको पहले वो दिखा देते हैं। तो हम भी आज कोशिश करेंगे कि ज़हनी अमराज से मुतल्लिक आगाही दी जाए, इससे बचाव के लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करें ताकि सभी लोग जो हैं वो ज़हनी अमराज से अपने आप को महफूज रख सके। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ ताहिरा रुबाब मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, फरहान जमील मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ताहिरा से हम आगाज़ कर लेते हैं। ताहिरा, सबसे पहले तो मैं आज के टॉपिक के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ को डिस्कस करना कितना ज़रूरी है और क्या मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो क्या इससे सिर्फ वही लोग जुड़े हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका होता है?
मेंटल हेल्थ जो है, जैसे हम समझते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी उसकी बीमारियों के बारे में भी बड़े इजीली बात करते हैं। और समटाइम्स तो ये फ़िज़िकल बीमारियों के बारे में बात करना एक हमारा स्टेटस बना हुआ है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम सब शर्मिंदगी फ़ील करते हैं कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को क्या बताऊं, या मैं डिस्टर्ब हूं, डिप्रेशन में हूं, एंग्जाइटी में हूं, या मेरा कॉन्फिडेंस कहीं पे नहीं काम करता, मैं कहीं परेशान हो जाता हूं ज़्यादा लोगों में। इस तरह की बातें करते वक्त हम लोगों से घबराते और शर्मिंदगी फ़ील करते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों को लगता है कि हर वो बंदा जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार है या साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस उसके अंदर है थोड़ी सी, वो शायद पागल हो गया है, या उसको पागल खाने भेज देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टिग्मा जो है, ये वो स्टिग्मा है जिसने ना सदियों से मेंटल हेल्थ के इशू को नज़रअंदाज किए रखने के ऊपर लोगों को मजबूर रखा, और इसके ऊपर बात ना की जाए, ये नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये शर्मिंदगी का बाइस है। जिस तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ आप फिज़िकली जितने मर्जी फिट हों, हसीन हों, जो मर्जी हो, लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ इंटैक्ट नहीं है, अगर आप मेंटली साउंड नहीं है, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, छोटी सी बात है, आप काम करके जब थके हुए हो और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल स्लो हुआ हो या सर दर्द हो रही हो, तो आपको लगता है आपकी पूरी बॉडी नहीं, आपका किसी से बात करने को दिल ही नहीं करता, और आप उस तरह से फंक्शनल भी नहीं होते, और आपका पॉजिटिव रवैया कहीं पीछे चला जाता है। सो मेंटल हेल्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर चीज़ से ऊपर जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ। चले जी, ये तो बिल्कुल वाज़े कर दिया है तायरा ने कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, और जब तक आप यहाँ से रिलैक्स नहीं होते आप कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं, आपकी ज़हनी सेहत अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फरहान से मैं पूछना चाहूँगी, बच्चों की तालीम, तरबियत, हर चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम तालीम बच्चों को दे रहे हैं, तरबियत नहीं दे रहे हैं, तो ये भी सारा सिलसिला इधर से ही जुड़ा है। आप बच्चों को ज़िद्दी करते चले जा रहे हैं, आप बच्चों की बेजा ख्वाहिशें पूरी कर करके उनको एक लेवल से आगे लेके चले जाते जा रहे हैं। बच्चों में बिल्कुल अदब नाम की चीज़ नहीं रह गई है। हम बच्चों को अच्छे स्कूल्स में तो भेज रहे हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता कि हमारे बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ये सब चीज़ें मुझे बताएं, वाकई ही क्या ये भी हमारे मेंटल हेल्थ से ही जुड़ी हैं, और इसको कैसे पेरेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं? देखिए, ज़िंदगी का हर एक लम्हा जो आप गुजार रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, इसका मतलब है डैट इज़ कनेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली। स्टडीज़ के साथ आप ये देखिए, जैसे भी आपने बात कही कि बहुत ज़्यादा उनकी बेजा ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, एक ये भी है कि बिल्कुल ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जाता। अभी आपने एक बात कही कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जब हमारे पास आते हैं तो उसके लिए या कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, या हम अपने किसी दोस्त के पास जाएँ, या अपने किसी बड़े के पास जाएँ। स्टूडेंट लाइफ में तो बड़े ही हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। क्या बड़ों ने वो कनेक्शन बिल्ड किया है बच्चों के साथ कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो, तो उसको सुने, उसको कोई बेहतर सोल्यूशन दे सकें? हम लोग क्या करते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात, जब आप उसके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वट एवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन देयर एजुकेशन सिस्टम, उनकी स्टडीज़ में उनको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपने सिर्फ एक सिस्टम रख दिया कि या तो तुम टॉप करोगे, या तुम एक अच्छे नंबरों से पास होगे, एवरेज, बिलो एवरेज वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। बिल्कुल। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अच्छा, उससे क्या हो रहा है कि वो एक प्रेशर का शिकार हो रहा है, एक स्ट्रेस उसके ऊपर, बिल्कुल एक छोटी एज से उसके ऊपर स्ट्रेस आने लग गया हुआ है। तभी आप देखते हैं सुसाइड, और अभी जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, मेरा खुद एक दफ़ा जाना हुआ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ जाके मुझे पता चला वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ और वो वहाँ पे आ गए, पागल खाने में आ गए। अच्छा, ये हो गया स्ट्रेस। अब अगली बात मुझे ये बताइए कि क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स सिखाई जा रही हैं किसी लेवल पे स्कूल्स में? क्या पेरेंट्स की तरफ से सिखाई जा रही हैं? हमने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हम लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ जो है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट यू बिकम एन एथलीट, बट आपकी मेंटल हेल्थ को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब हमारी लाइफ, याद रखिए कि ज़्यादा सफ़र करती है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एज कम्पेयर टू योर फिजिकल हेल्थ। और एक और एस्पेक्ट, आपकी मेंटल हेल्थ का ताल्लुक बिल्कुल भी बड़े बड़े इश्यूज से नहीं होता, यानी बच्चों को बहुत बड़े कोई बिजनेस के इश्यूज नहीं है। मेंटल हेल्थ का ताल्लुक है छोटे छोटे इश्यूज से, जो आपके सराउंडिंग में, जो आपके घर के अंदर से, जो आपके दोस्तों आपके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, आपने बहुत ज़्यादा फील कर लिया। अच्छा ताहिरा, मैं ये वाले रवैये ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। बात किसी ने नहीं मानी और आपके साथ आप उस चीज़ को इतना फील करने लगे, हर चीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ लोग
बहुत जल्दी इन चीज़ों को फील कर लेते हैं। तो ये भी क्या आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं चीज़ें? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ जो है अना, हमारी ज़िंदगी के 4 इम्पॉर्टेंट आप कहोगे कॉर्नर्स होते हैं या पिलर्स होते हैं जिन पे पूरी लाइफ बेस करती है। वो 4 कॉर्नर्स और पिलर्स जो हैं वो क्या है? हमारा पर्सनल लाइफ जो है, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा माशी जो एक यानी वो जो पैसे कमाने वाली चीज़ हमारा सर्कल, हाँ, और हमारा माशरती ताल्लुक, ये 4, और स्पिरिचुअलिटी हमारी, ये 4 चीज़ें जो हैं ये बहुत यही 4 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनके ऊपर ही हमारी पूरी लाइफ मुहित है। और साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ इन्हीं 4 को डील करती है एक्चुअली, वो कोई भी एस्पेक्ट पीछे नहीं छोड़ती। इन 4 में से जब कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाता है, कोई एक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं ज़्यादा की भी बात कर रही हूँ, सिर्फ डिस्टर्बेंस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे अभी फरहान बात कर रहे थे कि जब आप बच्चों को ये फोर्स करते हैं कि आपने हायर मार्क्स ही लेने हैं, आप एक्सेप्टेबल ही नहीं हो एवरेज मार्क्स लेने के ऊपर, थिंक ऑफ इट कि आपने बच्चे को सिर्फ किताब की दुनिया में रहना सिखा दिया है, अब उसने सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो है, उसकी सोशल इंटरेक्शंस जो हैं, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शंस जो हैं, फ्रेंड्स के साथ जो टाइम है, बड़े बुजुर्गों के साथ वो टाइम जो है वो नहीं उसने गुजारना। जब आपने उसको एक चीज़ के ऊपर कॉर्नर कर दिया तो उसके बाकी सारे स्किल्स जो हैं वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, वो डेवलप ही नहीं हो पा सकते उस तरह से। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करें कि जी कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ये इसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में बात है एक्चुअली, पूरी इंसान की ज़िंदगी जो है, छोटे छोटे बिहेवियर्स जिनकी अभी आप बात करें कि वो कितना इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। बेसिकली छोटे बिहेवियर ही हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें तो जैसे हम देखते हैं खुदा ना खास्ता किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाए, कभी कभी होता है, ये रोज़ की कहानियाँ नहीं है। रोज़ की कहानियाँ ये कि आपने मुझे कुछ कहा तो मुझे बुरा लग गया और उसके ऊपर मैंने इतना शोर मचाया, घरों में लड़ाई एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें है, लोग उससे परेशान रहते हैं। अच्छा, मुझे फरहान से ये पूछना है, इन सब चीज़ों का खात्मा एक ही तरह से मुमकिन है और अनफॉर्चुनेटली आज हर दूसरा बंदा जिससे आप बात कर ले वो सीधी बात में से भी उल्टी बात पहले पकड़ता है। नेगेटिव रवैये जो हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा उल्टा जहन चलता है। कोई सीधी बात कर रहा है तो हम कहते हैं हमें तो उसने ये कह दिया था, तो हमें तो उसने ये बात उसने जानबूझ के हमें कही है। इतना नेगेटिव क्यों है लोग? देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि एक आपकी एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ के, एक आपकी थॉट है, आपकी परसेप्शंस हैं, बाकी सारी दुनिया की वैसी नहीं है। उनकी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी अपनी थॉट्स हैं, उन्होंने एक डिफरेंट ज़िंदगी गुजारी है, वो एक डिफरेंट परसेप्शन लेके जी रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब ज़्यादातर हमारे पास इख्तलाफात तब आते हैं जब कोई बंदा हमारी किसी बात से एग्री नहीं करता, और नॉर्मली ये आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टर्ब करके रख देता है वो बिल्कुल रिलेशनशिप। अब हम लोग करते हैं, जब भी हम कन्वर्सेशन में आते हैं तो हम कहते हैं यार ये एक बिल्कुल ठीक एजेंडा है, मैं इसके ऊपर बिलीव करता हूँ, इससे हट के जो भी कोई बात करेगा वो गलत होगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा, दूसरे बंदे के भी अपनी एक सोच है उसको एक्सेप्ट करें आप। और हर बंदे के पास, एक मैं आपको बात बताता हूँ, इस दुनिया में हर इंसान के पास हर मसले का हल है, लेकिन वो मसला उसका खुद का ना हो, यानी वो दूसरों को बड़ा अच्छा गाइड कर सकता है। तो आप ये बात समझें कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे या जब आपका जो एक माइंडसेट आपका बिल्ड हुआ है, दूसरा कोई शख्स है आपके साथ, ज़रूरी नहीं है कि वो वही बात करे जो आप सुनना चाह रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा ताकि एक नई बात को आप वेलकम करें, आपको भी थोड़ा सा एक नया एक्सपोजर आएगा, विजन आएगा, लर्निंग आएगी आपके लिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं इख्तलाफात की, नेगेटिविटी हमारे कल्चर में आई डोंट नो हाउ कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। उसको ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये होता है कि नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए यू जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग योर थिंग्स विद अदर पीपल। दूसरे लोगों को आप बात बताएंगे, वो ऑटोमेटिकली होता ही है। जैसे व्हेन पीपल गो टू साइकेट्रिस्ट, वहाँ पे जाके वो लोग अपने मसले बता रहे होते हैं, तो साइकेट्रिस्ट व्हाट दे डू मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। तो जब आप उसके बाद बाहर आते हैं साइकेट्रिस्ट से मिलकर, तो आपको रियलाइज़ होता है अच्छा यार मैंने ही सारी बात की और मैंने ही सोल्यूशन भी बता दिया, और मैं ही जो पहले अपने आइडिया को लेके गया था वो गलत था। तो जब आप बात करते हैं तब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए उसका बेहतर तरीका ये है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगी, सिर्फ आप ऐसे रिलैक्स बैठे, आपने सिर्फ किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। या हम इसको कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एंड पे मंजिल को देखने के लिए, और यकीन मानिए जब ये चीज़ें आप रूटीन में करना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स भी फील करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज वो दिमाग आपका जो है दौड़ता रहता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गैदरिंग में बैठे हैं, जैसे ही कोई नापसंदीदा बंदा उनका उठ के गया है
तो एक टर्म अक्सर यूज़ की जाती है, यार ये तो साइको इंसान था। मैं अब तायरा से पूछूंगी कि असल में वाकई इस तरह क्यों दूसरों के बारे में बात करते हैं और किसी को आराम से साइको कह देना, और एक्चुअली क्या सिम्टम्स हैं जब आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी होती है और आपको पता भी नहीं होता और आपको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ये हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अभी एक हमारे पास जी अपडेट है। हम आते हैं अपने मेहमानों की तरफ। तायरा से मुझे पूछना था कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जब आपको लगे कि आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं और आपको प्रॉपर आप काउंसलिंग की या किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अना बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे मे बी आपके मूड में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपको बात बात पे चिढ़ रहे हो, गुस्सा आ रहा हो, नींद डिस्टर्ब हो गई हो, खाना पीना आपका ख़राब हो गया हो, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, बात करने को दिल ना करता हो, सुबह जब आप उठें तो आपको आवाज़ारी हो रही हो, आपका दिल ना करता हो उठने को, और फिर नेगेटिविटी आपके थॉट्स में अगर बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है, आपको कोई पॉजिटिव रास्ता नहीं नज़र आता। एग्जैक्टली। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस की वजह से आती हैं, मगर इसकी वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती कि कोई भी इंसान जो है खुदा ना खास्ता वो मेंटली इल हो चुका हुआ है या उसको डिसऑर्डर हो चुका है। समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बड़े बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं। हाँ, ये स्टार्ट हो सकता है, और समटाइम्स ये एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स की वजह से भी हो सकते हैं। चाहे ये एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स की वजह से, यानी काम करते हुए आपको कहीं फेलियर फेस करना पड़ गया है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, माँ बाप से डांट डपट बहुत ज़्यादा है, टीचर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा, इस तरह की चीज़ों में से गुजरते हुए भी अगर आपको इस तरह की इलामात का सामना हो, तब भी आपको हेल्प ज़रूर सीख करनी चाहिए, काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए, शेयर ज़रूर करना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कहीं पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले से रन कर रहे हैं और उसके कुछ सिम्टम्स आपके अंदर, जो मैंने अभी कुछ चीदा बताए हैं, अगर वो आपको कहीं फील हो रहे हैं, आपको लग रहा हो कि आपका रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया पहले से, जेनेटिक भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंटली ये बहुत ज़्यादा, हर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है, जेनेटिकली आपको खास ख्याल रखना है। फरहान से मुझे पूछना है, फरहान हमारे इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं ये हमारे रवैये बनाने में क्या किरदार अदा करते हैं? समटाइम हमारे इर्द गिर्द वाले अच्छे दोस्त की कंपनी में बैठे आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, और किसी नेगेटिव इंसान के पास बैठ जाएं आपकी थॉट्स वैसी हो जाती है। तो मुझे बताइएगा आपके इर्द गिर्द वाले लोगों के रवैये आपकी पर्सनालिटी पे किस तरह से? देखिए, अल्लाह पाक ने बड़ा क्लियर आपको बता दिया कि इंसान के अंदर एक क्वालिटी है कि वो इन्वायरमेंट से सीखता है, जो जानवरों में नहीं है, जो दरख्त में नहीं है, जो किसी बेजान चीज़ में नहीं है। इंसान अपना लाजमी अपने इन्वायरमेंट से सीखे। इसका मतलब आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में बैठेंगे, आप आज शुरू कर दें एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठना, अच्छे पॉजिटिव लोगों में बैठना, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 6 months यू विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव पर्सन। आज आप एक ऐसी कम्युनिटी में बैठ जाए जहाँ पे लोग लेट्स सपोज ड्रग्स ले रहे हैं, या हमेशा उनका बैक बाइटिंग करना उनका बड़ा एक उनका पैशन है, वो दे डू दैट। आप एक दफ़ा वो नहीं करेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा आपकी खुद नहीं, यू विल स्टार्ट डूइंग दैट। देखिए, ये बड़ी सिंपल, एक बंदे ने एक बड़ी अच्छी दफ़ा मैंने बात सुनी थी कि यू जस्ट स्टार्ट यू नो लाइक बिल्ड योर ओन एनवायरनमेंट विद 5 businessmen एंड यू विल बी द 6th one। तो आप जिस एक एनवायरनमेंट में रहेंगे उसका एक इम्पैक्ट आपके जहन पे आना है। हम कहते हैं वो नहीं, कोई बात नहीं है यार, वो तो मैं वैसे ही वहाँ पे जा रहा हूँ ना, वो तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जा रहा हूँ। आप टाइम नहीं पास कर रहे हैं, वो चीज़ आपके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करने वाली है आपके लिए। तो हमें एक पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी। दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये है कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग हमें कह रहे हैं उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है। सिंपल इज़ डैट कि अगर तो आप अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह से गुजार रहे हैं कि लोग आपकी सराउंडिंग में आपको क्या कह रहे हैं और आपका ताल्लुक उनको खुश करना है, तो मेरी जान फिर आप अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप उनकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिमाग से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको ये बड़ा देखें, अगर आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड है बाय अदर पीपल, सो अदर पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। आपने उनको मौका क्यों दिया इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेरेंस करने का? आप ज़रूर जाएं, मशवरे ज़रूर करें, बट एट द एंड इट शुड बी योर डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। हाँ, इस चीज़ को आपको अपने तक ही महदूद रखना चाहिए। तायरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ये जो हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात करें, छोटे छोटे इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इनका इलाज किस तरह से मुमकिन है? क्या काउंसलिंग, अद्वियात? लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छा इसको पागल ना लोग कहना शुरू कर दें, एक से दूसरी दफ़ा साइकेट्रिस्ट के पास गए तो आपको ये फील होना शुरू हो जाता है, अच्छा लोग कहेंगे ये वहाँ जा रहे हैं, ये तो पागल है। अनफॉर्चुनेटली अना लोग जाते नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि लोग जाते नहीं, लोग तवीज़ घंटों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें शायद उनको ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, तो वो इसकी तरफ चले जाते हैं।
मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग अपनी तरफ आते हुए देखे हैं, जी हम फ़लाँ बाबा के पास गए, फ़लाँ के। अभी रिसेंट एक ऐसा यंग बच्ची का केस मैंने देखा एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड के ब्यूरोक्रेसी से कोई केस इस तरह का आया हुआ और वो अपने बच्चों को बाबों के पास लेके जाएं। आई वाज लिटरली शॉक्ड। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सबसे पहले तो लोग सही हेल्प की तरफ जाते नहीं हैं। जो अवेलेबल हेल्प है हमारे पास, मैं माज़रत के साथ ये एक्सेप्ट करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के अदारों में तो ये हेल्प बहुत लिमिटेड मौजूद है, क्योंकि आपके पास 10 साइकेट्रिस्ट ज़रूर मौजूद हैं जो कि मेडिसिन आपको दे देंगे, मगर साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल। आप सिर्फ अगर दवाइयाँ खाते रहेंगे, आपने काउंसलिंग नहीं करवाई, आपने तरीके नहीं सीखे अपने आप को बदलने के, तो जैसे फरहान ने बात की ना एनवायरनमेंट, दवाइयाँ आपके जिस्मानी एनवायरनमेंट को चेंज करेंगी, आपके बाहर वाले एनवायरनमेंट से कैसे डील करना है ये आपने सीखना है। अगर आप ये सीखते नहीं हैं तो आप समझें कि आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कभी नहीं गया, वो टेम्परेरी। हमारे पास टाइम कम है, मुझे आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहिए और फरहान से भी क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसिडर कीजिए। जैसे हम खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसी तरह से मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या थॉट्स आपने अपने आप को देने हैं, इसके बारे में गौर कीजिए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे लाइफ उतनी आसान रहेगी। क्या कहना चाहेंगे फरहान? मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। आपके ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट इज़ वाटर, आपको पानी के जो है इनटेक उसको ज़्यादा करना चाहिए। उसके अलावा आपको खुद एक स्ट्रेस जो है ना वो आपकी ऑप्शन है, आपको गुस्सा आपकी ऑप्शन है। आप देखेंगे कि एक शख्स है उसको कोई बात बुरी नहीं लगी, साथ वाले बैठे को बात बुरी लगी है, इसका मतलब ही अडॉप्टेड दैट थिंग। आपको ये करना पड़ेगा, उसको ऑप्शन को हमेशा रिजेक्ट करें कि मुझे गुस्से वाली साइड पे नहीं जाना, मुझे पॉजिटिव साइड पे जाना है। उसके अलावा ये कि जस्ट डू द एक्सरसाइज। जैसे आप अपना एक्सरसाइज से क्या होगा कि थोड़ा सा आपकी वो एक एनवायरनमेंट, एक सोच आपकी बदलेगी एंड इंटरेक्ट मोर विद और आप अच्छा भी फील करते हैं। और इन सब बातों से मैं सिर्फ एक ही नतीजा निकाल सकती हूँ कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिविटी हमेशा से जो है कहीं पर भी हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आप इर्द गिर्द वाले लोग देखते हैं कि वो बड़ा एक्टिव हो जाते हैं और इन चीज़ों में गौर करने लग जाते हैं। अब हम जहाँ पर तालीमी सिस्टम की बात करते हैं, हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं, रट्टा सिस्टम से अब बाहर निकलने की ज़रूरत जो है। जब तक बच्चों को आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कुछ एक्टिविटी करके इर्द गिर्द नहीं दिखाते हैं, तब तक आपका बच्चा आपकी जो स्टडी है उसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाता। और मेरे ख्याल से आजकल जिस तरह के बच्चे हैं जिनको आपको बार बार कहना पड़ता है कि ज़रूर आप पढ़ें, चीज़ों को उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हम अपनी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाया जा सकता है, क्लासरूम में इन्वायरमेंट एक प्रॉपर किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है कि आपके तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इंगेज हो जाएं। बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं, लेक्चर दिया, लिखा और बाहर चले गए। अब हमारे पास कुछ ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो कि क्लासरूम के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं, बच्चों के माइंडसेट को भी समझ चुके हैं और वो नए जदीद रुझानात लेकर आ रहे हैं जो ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि बच्चों को चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझा भी देते हैं। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, साइंस टीचर हैं हसन फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इस पर यकीन भी रखते हैं कि आपकी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी तरफ जो है मतवज्जो भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें सीख भी जाते हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत भी है कि कुछ ऐसी लर्निंग की तरफ जाया जाए जो वाकई एक्टिविटी बेस हो और आपके स्टूडेंट को चीज़ें समझ भी आ जाए। आइडिया कैसे आया ये? आइडिया असल में ये कोई बाहर से है ही नहीं, मतलब ये एक ऑब्वियस बात है। देखें हमारा अलमिया क्या है, एक बच्चा कहता है कि आज मैंने ड्राइविंग पढ़ी है तो हम फ़ौरन उसको टोकते हैं कि बेटा ड्राइविंग कोई पढ़ने वाली चीज़ है, ड्राइविंग तो करके आपको जो है ना सीख सकते हैं। या वो बच्चा कहता है कि मैंने स्विमिंग पढ़ी है तो आप उसे बताते हैं कि स्विमिंग जो है वो तो एक सीखने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली थोड़ी ना। लेकिन जब वो बच्चा घर आकर बताता है आज मैंने साइंस पढ़ी है
तो हम इस पर खामोशी हाँ, इख्तियार खामोश हो जाते हैं। हम इस पर हमें उसी तरह से यहाँ पर भी कॉन्शियस होना चाहिए कि बेटा साइंस तो सीखने वाली चीज़ है, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो। तो ये एक ऑब्वियस बात है, जिस तरह से ड्राइविंग और स्विमिंग में आप लोग ऑब्वियस हैं कि यार मतलब वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आ नहीं सकती, तो साइंस का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये असल में आइडिया बहुत पुराना है। हम लोगों ने इसमें अभी कोविड में जो फर्स्ट वेव थी उसमें हम लोगों ने जो है एक पहली दफ़ा ये कोशिश की कि एक सीज़न बनाया जाए जिसमें हम किसी भी कॉन्सेप्ट को 20 मिनट्स में ना डिस्कस करें, और उसे हमने साइंस सेंस का नाम दिया। लेकिन फिर हमने कहा कि यार 20 मिनट्स भी ज़्यादा हैं, हो सकता है अभी लोग आदी ना हो, तो हमने उसको रिड्यूस करके फिर स्मार्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम 3 मिनट के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। चलें जी, अब 3 मिनट के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जा सकता है वो हमारे मेहमान हमें करके दिखाएंगे। अब आपने एक कॉन्सेप्ट लेना और उसको क्लियर करके दिखाना है। जी आयशा, आप देखिएगा जी। हाँ, मैं स्टार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि बच्चे के जहन में जिस तरह से आप वैसे पढ़ाते हुए कोई सवाल डालते हैं ताकि उसका माइंड अचानक से अलर्ट हो जाए, तो एक्टिविटीज़ में भी हम ऐसे ही करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये मेरे पास जो है ना वो एक चीज़ है जिसमें मैंने दोनों तरफ इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से अटैच कर दिया। इसके अंदर एक बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की ग्लू है और मैंने इसको ये जोड़ दिया, और जब मैं इसको अलहदा करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसको अलहदा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये वो कौन सी ग्लू है जो इसको जोड़े हुए है। अच्छा, एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल वो ये है कि ये मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, अगर मैं इसके यहाँ पर नीचे एयर ब्लो करूँ तो ये कहाँ मूव करेगा? डेफिनेटली ऊपर मूव करेगा। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है, अगर मैं इसके ऊपर एयर ब्लो करूं तो कहाँ ये मूव करेगा? तो लोग कहेंगे कि ये डेफिनेटली नीचे को प्रेस होगा क्योंकि ऑपोजिट होगा। लेकिन देखिए बिल्कुल ये अभी भी ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। जब ये दो चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं तो वो फ़ौरन ही, क्योंकि उनकी नॉर्मल जो इंट्यूशन है यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो गई है कि वो जिस तरह से सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। तो वो फिर यहाँ पर जो है ना वो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हम आम रूटीन में एक सवाल से उनका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो हम इसमें एक्टिविटी के जरिए उनका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एकदम से एक्टिव हो जाता है। अच्छा, जब मैं इनका आंसर बताता हूँ तो वो और ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सी ग्लू है जो इसको जोड़े हुए, तो वो बच्चे कहते हैं सर ये फलां ग्लू होगी, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूँ ग्लू का नाम तो वो दे आर जस्ट अमेज्ड, ये कैसे हो सकता है। इस ग्लू का नाम आपको भी बताऊंगा तो आप भी परेशान होंगे। इसको जोड़ने वाली जो ग्लू है उसका नाम है एयर, हवा। बिल्कुल। यानी ये हवा है जिसने इसको रोका हुआ है। अब हम कहेंगे यार हवा इतनी मजबूती से कैसे किसी चीज़ को जोड़ सकती है? उसकी वजह यह है कि हवा इनविजिबल है। जब कोई चीज़ इनविजिबल है उसको स्टडी करना मुश्किल होता है। उसके बारे में जो हम अपने तासुरात कायम करते हैं वो समटाइम ठीक नहीं होते। कर सकते हैं बस हम। तो हम अज्यूम करते हैं, जैसे हमने माजी में साइंसदान ये समझते थे कि जो हवा है उसका वज़न नहीं होता, वो प्रेशर नहीं एक्सर्ट करती, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हवा हर वक्त एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर हम पर हर वक्त अप्लाई कर रही है हर तरफ से। अब वो हम फील नहीं कर रहे होते क्योंकि वो हर तरफ से है, तो कैंसल आउट हो जाता है। यानी जितनी हवा मुझे इधर लेफ्ट को पुश करी उतनी राइट को भी पुश करी तो कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक तरफ से हवा ख़त्म कर दूं तब दूसरी तरफ तो मौजूद रहेगी। फिर हमें पता चलेगा कि हवा कितना प्रेशर अप्लाई करती है। तो यहाँ मैंने क्या किया, असल में अगर आप देखें यहाँ कोई ग्लू नहीं अंदर, मैंने सिर्फ इनको प्रेस करके इसके अंदर मौजूद हवा निकाल दी। अब इसके अंदर हवा नहीं है, इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी है। तो इनको अलहदा होने से असल में ये हवा है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो इनको जोड़ रही है। और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर मैं रफली बात करूं तो इस वक्त आपकी जो मेज़ के ऊपर हवा है इसका तकरीबन 6-7 गाड़ियों के वजन जितना प्रेशर है। तो सवाल है कि फिर ये क्यों नहीं तोड़ रही? अगर इतना ज़्यादा 6-7 गाड़ियाँ डायरेक्ट रख दी जाएं तो इसको टूट जाना चाहिए। तो अगर हवा इतना प्रेशर अप्लाई करे तो टूट क्यों नहीं? क्योंकि नीचे से भी उतनी हवा मौजूद है, तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बच्चों को बताते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं बिल्कुल यही जो काम किया है इसको मैं लार्ज स्केल पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसमें से हवा निकल जाती है। अब जब हवा निकल जाएगी, दोनों तरफ से इन ऑब्जेक्ट्स पर हवा मौजूद है लेकिन दरमियान में नहीं है, तो जैसे ही मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये इससे हो जाता है। ये बेसिकली हमारे पास ये जो चीज़ है ये
एयर है जिसने इनको जोड़ा हुआ है। इवन इसकी मदद से हम पूरे के पूरे मेज को भी उठा सकते हैं। ये वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो नॉर्मली हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम एयर को रिमूव करके बताते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर है। अच्छा, इसके दौरान फिर आपका स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी रहता होगा, चीज़ें स्टूडेंट्स पूछते होंगे, वो आप बताते चल, और फिर आपको पता चलता है कि किस कदर सब लोग जो हैं वो अटेंशन ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को आप नॉर्मल क्लास में इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे जितना एक्टिविटी बेस में, यानी उनको समटाइम आपने देखा स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे, यानी समटाइम हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है, यानी 2-2 घंटे की भी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, और जब हम बंद कर रहे होते हैं तो बच्चे चाह रहे होते हैं कि अभी ना खत्म किया जाए, इसको अभी कंटिन्यू किया जाए। सही। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा, स्टूडेंट्स जो आपको लगता है कि जी इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं और बाद में फिर वो जो एक पढ़ने वाला रट्टा सिस्टम, याद करने वाला, वो चीज़ बिल्कुल ही तो स्किप नहीं हो जाती, क्योंकि जब आपने कुछ लिखना नहीं, डेफिनेटली उनको ऐसा नहीं है कि किसी कॉन्सेप्ट को हम एज इट इज़ अप्लाई, हमने अपना सिस्टम भी देखना है। बच्चों ने अल्टीमेटली पेपर जो है ना वो अटेम्प्ट करना है, तो उनको वहाँ लिख कर आना है, तो उनको वो सारी चीज़ें यानी एक्टिविटीज़ रैंडमली नहीं होंगी, वो इस तरीके से कराई जाएंगी ताकि वो जो उनका एक्टिविटी के साथ साथ उनका वो सारा नोट्स बनाने का सिलसिला, वो सारी चीज़ होती रहे। सिर्फ वो जो चीज़ मैं पहले उनको इमेजिन करवाता था वो अब मेरे पास मौजूद हो, वो इमेजिन तो मुझे पहले भी करवानी पड़ती थी, या जो चीज़ मैं व्हाइट बोर्ड पर बनाता था तो वो मेरे पास पहले से मौजूद होगी। तो इस तरह से ये जो है ना वो चीज़ चलती है। सही। इसके अलावा कोई एक्टिविटी आप करते हैं? हाँ जी, इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ तो काफ़ी हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों को हम ये दिखाने के लिए कि इस कायनात में चीज़ें बेतरतीब नहीं हैं, इस कायनात के पीछे कुछ असूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इस कायनात को चला रहे हैं, दिखाने के लिए कि ये कायनात कितनी मुनज़्ज़म है, कितनी तरतीब से बनाई गई है। तो उसके लिए हम बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसे न्यूटन्स क्रैडल कहते हैं। अब न्यूटन क्रैडल में हम क्या बताते हैं, मिसाल के तौर पर ये कुछ बॉल्स आपको नज़र आ रही होंगी, अगर मैं इस बॉल को छोड़ूं तो ये इधर जाकर हिट करेगी तो इसका कुछ इम्पैक्ट होगा। इस इम्पैक्ट को स्टडी करके हम देखते हैं कि क्या कोलिजन के दौरान जब चीज़ें आपस में टकराती हैं तो कोई असूल कार फरमा है या बस बेतरतीबी से ही सब चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉल को जब हिट किया तो आप देख रहे हैं कि आगे उसका इम्पैक्ट एक ही बॉल लेकर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब आप सोचें कि अगर मैं यहाँ पर 2 बॉल्स हिट करूँ तो ये 2 बॉल्स आके ले गए, यानी लग रहा है कि वाकई में कोई तरतीब है, जैसे कायनात के पीछे कोई प्रिंसिपल है, या इन सारी चीज़ों को बताने वाली कोई चीज़ है कि भाई जब इतना टकराना है तो इतना इम्पैक्ट जनरेट करना है, ऐसे टकराना है तो इतना इम्पैक्ट जनरेट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, यानी बच्चे यहाँ पर फ़ौरन समझ गए सर अगर 3 बॉल्स यहाँ पर क्योंकि टोटल 5 हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 3 बॉल्स करूँगा आगे 2 हैं तो क्या ये असूल जो हम देख रहे हैं टूट जाएगा? तो अब ज़रा देखिए, यानी वो असूल अभी भी वहाँ पर एज इट इज़ मौजूद है, यानी 3 बॉल्स आई हैं तो वहाँ पर आगे 3 बॉल्स। अब ये जब मैं चीज़ बताता हूँ बच्चों को तो वो बड़े मज़े से देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उसके बाद मैं उनको इसका टेक्निकल नेम बताता हूँ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो अगर मैं पहले बता दूँ कि आज हम ये खौफनाक सी चीज़ पढ़ेंगे तो शायद उनको गुफ्तगू मुलाहिजा की, और हमने कोशिश ये की कि हम आपको बताएं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, और स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से इससे बेहतर जो है पढ़ाई का अब कोई ज़रिया नहीं रह गया। बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें सीख लेते हैं। तो हमारे पास टाइम कम था, नहीं तो हम चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ाते। तो मुझे माज़रत के साथ आपसे इजाज़त चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, यही वो चीज़ें हैं जिससे आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ले आएँ, तो आप अगर कहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा, तो आप देखेंगे आपका बच्चा खुद ब खुद सीखना शुरू कर देगा। आप इसको स्टार्ट करके देखिए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।